जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, यानी कि अपना जड़त्व आघूर्ण के बारे में। एक वीडियो इसके ऊपर हम पहले बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। ठीक है। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हमारा कोई भी एक स्फीयर है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है। अब जो स्फीयर है वो तो दो तरह का हो सकता है। हमारा स्फीयर है वो होलो हो सकता है, यानी कि खोखला हो सकता है। हमारा जो स्फीयर है वो सॉलिड हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी खोखले गोले के लिए या किसी ठोस गोले के लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। ठीक है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे हमारा हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। अब अर्धगोला है या हेमिस्फीयर है वो भी दो प्रकार के होंगे। तो इसमें हम स्टडी करेंगे हमारा होलो हेमिस्फीयर और दूसरा सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कोई एक होलो स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास है वो हमें दे रखा है कैपिटल एम, और उस स्फीयर की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है कैपिटल आर। ठीक है। और कोई एक रोटेशन एक्सिस है जो कि पास हो रहा है उस स्फीयर के सेंटर से। ठीक है। तो इस रोटेशन एक्सिस के निमित्त हमारा जो ये स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक इस पर जो स्फीयर पर एक अल्पांश मानेंगे। ठीक है। ये एक अल्पांश मानेंगे। उस अल्पांश का जो मास अगर अपने पास में किसी तरह से आ जाए, इसका मास कितना है, मान लेते हैं डीएम है। अगर इस डीएम की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इस डीएम की हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली। ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और हमारा जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ए। ठीक है। तो इस डी एम मास का जो मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, ये होगा डी आई इक्वल्स टू डी एम ए स्क्वायर। ठीक है। अब जब हम इस अल्पांश के लिए एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। हम देखेंगे थोड़ी देर में कि हमारा जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी। पर एक बार बेसिक हमें करना क्या है वो तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है कि हमारा जो मास डीएम है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है। फिर उसकी हमारा जो रोटेशन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है यानी कि जो ए है, ए की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर ये दो चीज़ें अपने पास में आ जाती हैं तो बड़े ही आसानी से हम यहाँ पर पूरे स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो डीएम मास है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं जो हमारा जो पूरा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया वो किसके बराबर होता है। हम जानते हैं किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है, अगर उसकी रेडियस है वो आर है तो अपना एरिया बराबर आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ए एरिया के ऊपर, क्योंकि स्फीयर का एरिया कितना है, ए एरिया है, ए एरिया पर मास कितना है, आप कहोगे कैपिटल एम है। तो इस स्फीयर का जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया पर मास कितना होगा, आप कहोगे एम बाई ए होगा। ठीक है। अब जो अल्पांश माना है अपनों ने, उस अल्पांश का एरिया कितना है, मान लेते हैं उस अल्पांश का एरिया है वो डी ए है। ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इस डी ए अल्पांश पर जो मास है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे डी बाई ए। कुछ ऐसा होगा, क्या मैंने सही लिखा है। तो हमारे यहाँ जो डीएम मास है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी एम बाई ए और डी ए के बराबर। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि अपना ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो अपना हो गया 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं एम अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब रह गया अपना डी ए, डी ए की वैल्यू क्या होगी, तो डी ए की वैल्यू और कैलकुलेट करना जरा सीख लेते हैं। दोस्तों किसी भी एरिया की अगर वैल्यू हमें बतानी हो तो हमारे पास में दो राशियाँ वो बिल्कुल होनी चाहिए। पहला तो जैसे हमारी ये एरिया है तो मान लेते हैं ये वाली अगर भुजा x है और ये वाली भुजा y है, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि इसका एरिया है वो किसके बराबर होगा, वो x इंटू वाई के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, होगा ना, x इंटू वाई के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से अगर हमने जो ये एरिया यहाँ माना है उसमें अगर हमें एक वाली ये वाली लेंथ और एक इधर वाली लेंथ, ये दो लेंथ किसी तरह से अगर हमें पता चल जाए तो हम डी ए की वैल्यू बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। तो डी ए की वैल्यू बताने के लिए हम स्फीयर को अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पर रखकर और फिर डी ए की वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस एरिया को आप ज्योमेट्रिकली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, इसके लिए हम हमारा जो स्फीयर है उसका एक पोर्शन है यहाँ ले लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसकी ये वाली जो भुजा है उसकी वैल्यू, ठीक है। बाद में हम ये वाली जो भुजा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए, सबसे पहले अगर हमें ये वाली भुजा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसकी लोकेशन है वो ट्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो पोर्शन अपनों ने माना है, ये पोर्शन क्या है, अपना जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और वो एंगल कितना है, अपने मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और इसके पास वाला वाला जो ये अल्पांश है, अल्पांश का जो दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है अपना डी थीटा एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे पास में एक अल्पांश है, ये अल्पांश है अपने पास, ठीक है। यहाँ ये भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है, आप कहोगे आर रेडियस के बराबर होगी, तो ये आर रेडियस के बराबर है, ठीक है। और ये वाली आप क्या मानते हो, आप डी एक्स मान लो, चलो ठीक है। ये एंगल कितना है, ये डी थीटा है। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, जो आर्क बाई रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो आपकी जो डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी आर डी थीटा के बराबर आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू तो आप बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया अपनों ने, ये किसके बराबर है अपनी, आर डी थीटा के बराबर, ठीक है। अब जो सेकंड जो वैल्यू थी अपने पास, ये जो अपनों ने एरिया माना था, उसकी जो सेकंड इधर वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डी एरिया है उसकी दूसरी भुजा की लंबाई है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अपनों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन उसके दूसरे सिरे से अपनों ने ड्रॉ की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लाइनें अपनों ने ड्रॉ की है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या एंगल बनाती है, वो एंगल और देखते हैं जरा। तो उसे लाइन ड्रॉ करने के बाद ये रेखाएं हैं वो अपनी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, ठीक है। तो अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है तो आप अच्छे से बता सकते हो यहाँ एंगल कितना बनेगा, यहाँ एंगल है वो अपना बन जाएगा, ये वाला एंगल फाई है, ठीक है। और इस अल्पांश के साथ में जो ये एंगल बन रहा है उसको मैं बताता हूँ डी फाई, ठीक है। तो अब जरा मुझे ये बताइए, इस स्ट्रक्चर को अगर अलग से हम स्टडी करें, तो ये अपना जो अल्पांश यहाँ बन रहा है इसके मध्य एंगल कितना है, ये एंगल है अपने पास डी फाई, ठीक है। और ये अल्पांश अपने पास में आ गया, ठीक है, जिसको मैं मान लेता हूँ ये किसके बराबर है, ये अपना है डी वाई के बराबर। अब अगर कहीं से किसी तरह अपने पास में ये वाली वैल्यू और आ जाए, ठीक है, तो हम बड़े ही आसानी से डी वाई की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि डी वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, हम जानते हैं जो एंगल है वो किसके बराबर होता है, आर्क बाई रेडियस के बराबर होता है, डी वाई बाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ जो डी वाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आर डी फाई के बराबर होगी। परंतु अभी हमें पता नहीं है कि आर की वैल्यू किसके बराबर होगी। ये आर की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर होगी यहाँ से ये वाली जो रेखा है इसके बराबर, ठीक है। जरा समझने की कोशिश कीजिए ज्योमेट्रिकली, यहाँ से ये वाली जो लाइन है, जितनी वैल्यू यहाँ पर आर की आ रही है उतनी ही वैल्यू नीचे आएगी। तो दोस्तों स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी हम फिर से ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। देखिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा, ऊपर आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो कि यहाँ से जो जेड एक्सिस के साथ में जो ये एंगल बन रहा था, वो एंगल अपनों ने कितना लिया था, वो अपनों ने लिया था थीटा एंगल लिया था ना। और ये जो अल्पांश के दोनों सिरे हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं, वो डी थीटा बना रहे हैं। तो आप बड़े ही आसानी से ये वाला जो एंगल कितना बनना है, थीटा एंगल बनना है, वो तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। और वहाँ हमें पता था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ की लंबाई कितनी है, वो है अपनी आर के बराबर है, ठीक है ना। तो क्या आप ये वाली जो लेंथ है जो कि अपनी किसके बराबर है, ये वाली लेंथ बराबर आएगी किसके, ये वाली लेंथ आएगी स्मॉल आर के बराबर आएगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ बता सकते हो। तो यहाँ अपने पास में बन रहा है एक ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल बनना है ना। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बन रहा है अपना थीटा एंगल, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ये अपने पास में आर है और ये वाली है अपनी स्मॉल आर। तो इनमें रिलेशन बताइए क्या होगा। तो ये अपना आ जाएगा साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर अपॉन आर। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी अपनी आर साइन थीटा। ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपके पास में डी वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि किसके बराबर आएगी, ये आएगी अपनी आर साइन थीटा एंड डी फाई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो डी एरिया है उसकी दोनों साइड की जो लेंथ है वो अपने पास में आ गई। तो अब जरा बताइए जो डी ए है उसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो टोटल वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगा आर डी थीटा और साथ में क्या रहेगा आर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में आ जाएगी आर स्केयर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डी ए की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में डी एम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ये इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो डी एम है वो आ जाएगा अपना, देखिए आर स्केयर से आर स्केयर यहाँ कट रहा है, काट देते हैं उसको। तो डी एम बराबर आ जाएगा एम अपॉन 4 पाई, ठीक है। फिर आएगा अपना साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है। ये वाली वैल्यू है यहाँ ऊपर रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ये अपना आ जाएगा एम अपॉन 4 पाई
साथ में आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, ये वाली जो दूरी है परपेंडिकुलर, पहले अपने उन्हें ए मान रखी थी पर नीचे सोल्व किया अपने उन्हें आर ही निकाला, आर ही मान के सोल्व किया था, तो अभी फिर से आर ही मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आर बराबर है अपनी आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से डी आई की वैल्यू अपने पास में आ गई एम आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है ना। अब जरा एक चीज और देखिए, यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपने पास में इंटीग्रेशन के अंदर दो चीजें आ रही है, डी थीटा एंड डी फाई। तो यहाँ पर सिंबल के अंदर भी हमें 2 बार इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस में 2 बार इंटीग्रेशन होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में 3 बार इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर डी फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताइए थीटा और फाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, क्योंकि लिमिट तो रखनी पड़ेगी, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा और फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जरा मुझे बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं थीटा। थीटा कौन से एक्सिस के साथ आप ले रहे हो, थीटा हम ले रहे हैं अपना जेड एक्सिस के साथ में, जो एंगल बन रहा है वो एंगल ले रहे हैं। तो जेड एक्सिस है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आपको देखेंगे जेड एक्सिस है वो वेरी करेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस से नेगेटिव जेड एक्सिस तक। ठीक है, तो यानी कि इसको आप पॉजिटिव जेड एक्सिस से नेगेटिव जेड एक्सिस तक घुमाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। तो आप ये देखिए स्फेयर का जो ये कर्व वाला ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन किससे आएगा, ये वाला अपना आएगा डी थीटा की वजह से, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से पाई तक वेरी करेगी। अब बात करते हैं डी फाई की, डी फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो डी फाई कहाँ से एंगल बन रहा है, ये बन रहा है अपना एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, कितना एंगल बना रही है यहाँ पर, ये बना रही है अपना फाई एंगल बना रही है। तो ये वाला एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये वाला एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ से ये एंगल घूम कर यहाँ तक पूरा आएगा, तो ये कितना बना, ये फाई बना 360 डिग्री। ठीक है ना, तो फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, आप कहोगे 0 से 2 पाई तक वेरी करेगी। इसको दोस्तों आप कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब हमारा कोई भी जो अल्पांश अपनों ने लिया है उसमें थीटा है वो 0 से, थीटा इक्वल्स टू 0 यहाँ पर होगा और यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये अल्पांश आएगा तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, ये 180 डिग्री बनाएगा। और इस अल्पांश को अगर आप 360 अगर ऐसे घुमा देते हो, 360 डिग्री घुमा देते हो इस अल्पांश को पूरा, तो अपने पास में एक ये पूरी अर्थ बन जाएगी ना, एक पूरा एक गोलाकार स्ट्रक्चर है बनकर आ जाएगी। आप ना खुद इसको करके देखिएगा, आपको एक इस तरह से एक अर्धचंद्र जैसी ये एक आकृति है, इसमें कागज पर काटिएगा। ठीक है, और फिर इसको आप 360 डिग्री पर इसको घुमाइएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे 360 डिग्री घुमाएंगे आप तो आपके पास में एक पूरा स्फीयर बनकर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब लिमिट का भी जब पता चल ही गया तो बस अब इसको इंटीग्रेट ही तो करना है, तो जरा कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ पर इधर वाली साइड तो आ गया अपना आई, इधर वाली साइड जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, या कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा। फिर सबसे पहले डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो साइन क्यूब थीटा डी थीटा हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है। फिर इसका दोबारा से इंटीग्रेट होगा किसके रिस्पेक्ट में, डी फाई के रिस्पेक्ट में, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसका इंटीग्रेट है वो आपको करना आना चाहिए, साइन क्यूब थीटा है उसका इंटीग्रेट क्या होगा, तो इंटीग्रेट करना सीखा होगा आपने, नहीं सीखा तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या करते हैं, अपना साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, हम जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। ठीक है, तो जरा इसको खोल के लिखिएगा। सबसे पहले मैं अंदर वाला जो इंटीग्रेशन उसको ही देख रहा हूँ, ये 0 से 2 पाई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, साइन क्यूब थीटा है उसको आप लिख रहे हो साइन थीटा डॉट साइंस के थीटा लिखोगे, और साइंस के थीटा की जगह में लिख देता हूँ 1 माइनस कोस के थीटा, फिर अपना आ जाएगा डी थीटा एंड डी फाई। अब आपने इंटीग्रेशन करना सीखा है तो उसमें हम जानते हैं कि हम टी मानकर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारा कोस थीटा है वो क्या है, टी है। ठीक है ना, तो कोस थीटा टी है तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कोस थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, और इधर वाली साइड क्या आएगा, डी डी टी आएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये डी टी से रिप्लेस हो जाएगी, साथ में लिमिट भी रिप्लेस होगी ना, लिमिट भी रिप्लेस होगी। तो जरा मुझे बताइए जब थीटा इक्वल्स टू अपना 0 था, जब अपना थीटा इक्वल्स टू 0 है तब टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू कितनी आएगी, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो टी की वैल्यू आ गई 1। जब आपका थीटा है वो पाई होगा, पाई होगा तो अपना यहाँ कहाँ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपकी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है ना, तो जरा इसको सोल्व करते समय लिमिट पुट कीजिएगा जरा क्या आएगी, तो अपना इंटीग्रेट में फिर से वैल्यू करेंगे पुट 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब नई लिमिट इसकी क्या आई है, ये आ गई अपना 1 to -1। ठीक है, अब साइन थीटा डी थीटा ये तो रिप्लेस हो गया डी टी से, तो अपना क्या आ जाएगा, पहले तो ये रखिएगा 1 माइनस टी स्क्र, कोशिटा तो टी है ना इसलिए टी स्क्र आ गया,
और साथ में इसको रिप्लेस करेंगे तो ये डी टी आ गया। फिर इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी फाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान लग रहा होगा इसको इंटीग्रेट करना, कर देते हैं इसको। तो यहाँ अंदर वाले पोर्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई। इसका इंटीग्रेट किया तो अपने पास में आ गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 to -1 है। पहले इसका इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी आएगा, फिर करेंगे तो t³/3 आएगा। फिर अपना इंटीग्रेशन करना है डी फाई के रिस्पेक्ट में। अब जरा लिमिट पुट कीजिए, क्या आएगा अपना, लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा 0 से 2 पाई। अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले -1 वाली लिमिट रखेंगे तो -1, फिर यहाँ रखेंगे तो ये +1/3 आ जाएगा। फिर नीचे वाली रखेंगे तो फिर से आ जाएगा -1 और फिर आ जाएगा +1/3। ठीक है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर अपने पास में वैल्यू क्या आ रही है, इसकी आ गई वैल्यू i = -0 to 2 पाई। यहाँ से देखिए ये -1 कितना हो गया, -2 + 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये साथ में आ जाएगा डी फाई। ये कॉन्स्टेंट नंबर ही है, इसको बाहर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + 2 तो ये जाएगा कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा ना, -4/3। फिर इंटीग्रेट करना 0 से 2 पाई एंड डी फाई। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो आगे पास में कितना आ जाएगा, 2 पाई आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको हटा के डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 पाई। यहाँ से हमारे पास में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है 8 पाई/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू है वो फिर से हम ऊपर रख देते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू अपने पास में आई है कितनी, 8 पाई/3। तो ओवरऑल जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा mr² / 4 पाई। ठीक है, और इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास में आई है 8 पाई/3। ठीक है, जो करता है उसको अपनों ने काटा तो इसको यहाँ से काटा तो क्या आएगा अपने पास में 2 आएगा। तो अपने पास में फाइनली जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा 2/3 mr²। याद रहेगा आपको, याद नहीं रहे तो इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये हमारा किसके लिए है, होलोस्फीयर के लिए है, होलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जरा बात करते हैं हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का हमारा जो मेथड है वही सेम रहेगा। बताइए जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है I = mr²। ठीक है, तो सेम हम वैसा ही करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पर हम एरिया एलिमेंट नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम क्या मानेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट हम मानेंगे। तो दोस्तों हमने जो ये वॉल्यूम एलिमेंट माना है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है वो dv है और इस वॉल्यूम एलिमेंट पर मास कितना है, मास अपना dm के बराबर है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि हमारा जो ये पूरा स्फीयर है इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम आप सब जानते हो किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, जहां r क्या है, हमारा जो स्फीयर है उसकी रेडियस है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इस स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम v है इस पर मास कितना है, m है। तो इसका जो यूनिट जो वॉल्यूम है उस पर मास कितना होगा, आप कहेंगे m/v होगा। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताइए कि जो dv वॉल्यूम है उस पर मास किसके बराबर होगा, तो ये आप कहोगे m/v dv = dm के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में v की वैल्यू तो है, कितनी, v की वैल्यू तो हमारे पास है 4/3 पाई r³, परंतु dv की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है, पता नहीं है ना, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, एरिया एलिमेंट कैलकुलेट करना सीखा था ना, आप वीडियो बैक करके देखिएगा जरा। तो एरिया एलिमेंट में हमने सीखा था कि यहाँ पे जो एरिया है वो किसके बराबर था अपना, इधर वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर आई थी, ये थी अपना आर डी थीटा के बराबर थी ना, ये किसके बराबर थी अपनी, आर डी थीटा के बराबर। और इधर वाली जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, ये थी अपना आर साइन थीटा डी फाई के बराबर थी। तो हमने यहाँ पर बड़ी ही आसानी से बता दिया था कि इसका जो एरिया एलिमेंट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है अपना r² साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। परंतु यहाँ पर है अपना वॉल्यूम एलिमेंट। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ, आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। अच्छा दोस्तों मुझे बताइए, आप में से कितने जनों ने बचपन के अंदर तरबूज यानी कि जो वाटरमेलन है वो खाया होगा। ठीक है, क्या कभी आपने वाटरमेलन खाते समय ऐसा किया है कि उसमें चाकू से उसको काट कर एक ऐसी एक सिप निकाली हो। ठीक है, और वो सिप आप देखोगे तो एक आपको एक पिरामिड की जैसी शेप दिखेगी, तो वो पिरामिड की जैसी शेप है वो सिप आपने निकाल कर खाई होगी, खाइए ना आपने कभी। तो वो सिप को अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रखें तो आप क्या देखोगे,
ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पर अगर हम ये शिप को रखेंगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि हमारा जो डी ए एरिया है, ये जो डी ए एरिया है वो क्या आ रहा है, तरबूज का जो बाहरी जो आवरण है वो डी ए एरिया अपने को शो कर रहा है, ठीक है ना। और जो तरबूज का अंदर का जो ये पोर्शन है वो आप जो ये रेडियस पोर्शन है उसे देख रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम देखते हैं तो ये डी एरिया ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, परंतु ये सिप है वो अंदर की तरफ कितनी गहराई तक जा रही है। मैं तो इसको थोड़ा सा और घुमा के आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ पाए कि अपने कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब समझ रहे हो आप, दोनों सेम ही शेप है ना। इसको यहाँ देखिए, इधर से यहाँ पे लगा के देखेंगे ना, ये देखो सेम ही शेप है अपनी, ठीक है। ये अपना डी एरिया ही तो है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे डी एरिया अपने पास में आ जाता है, उसके साथ में अगर हमारे पास किसी तरह से इसकी विड्थ और आ जाती है, एरिया एलिमेंट की जगह क्या बन जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट बन जाएगा ना यहाँ पर। तो ये विड्थ है वो ये किसके बराबर होगी, तो हम जानते हैं यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है ये अपनी आर है। तो ये अपने जो ये लास्ट वाला जो ये अल्पांश मान रहे हैं वो किसके बराबर होगा, वो त्रिज्या के अंदर अल्पांश होगा, त्रिज्या में ही अल्पांश होगा ना। तो वो जो थर्ड वाला जो अल्पांश है वो अपना किसके बराबर आएगा, वो डी आर के बराबर आएगा। और डी आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, डी आर वेरी करेगा अपना आर इक्वस टू जीरो से यहाँ पर कितनी आ रही है, आर इक्वस टू आर तक वेरी करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपना जो थीटा एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा जीरो से अपना पाई तक। फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो अपना करेगा जीरो से 2 पाई तक। अगर ये सब वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास में पूरा एक सॉलिड स्फीयर बनकर आ जाता है, ठीक है। तो मुझे जरा बताइए यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा उसका क्या होगी वैल्यू, तो वो बराबर होगा अपना डी आर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे डी ए से, तो जरा कीजिएगा क्या आएगा अपने पास में, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डी आर। अब दोस्तों एक चीज समझने का और प्रयास कीजिएगा कि हमने जो वॉल्यूम एलिमेंट माना है वो तो यहाँ पर हमारा स्फीयर में कहीं भी मौजूद हो सकता है। वो हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो यहाँ भी मौजूद हो सकता है, वो यहाँ भी मौजूद हो सकता है, कहीं भी मौजूद हो सकता है। इसलिए हम इन जनरल क्या मानेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो यहाँ अपना जो केंद्र से कितनी दूरी पर मौजूद है, स्मॉल आर दूरी पर मौजूद है। यानी कि हम स्मॉल आर रेडियस का ही एक स्फीयर मानते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल आर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कैपिटल आर की जगह क्या लोगे, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डी आर, ये आपका क्या आ गया, उस वॉल्यूम एलिमेंट की टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब जरा बताइए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर अपनों ने देखा था वो किसके बराबर था, वो बराबर था अपना इंटीग्रेशन ऑफ डी एम और साथ में अपना क्या था, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था, हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका जो रोटेशन एक्सिस से जो दूरी है, तो ये अपना जो वॉल्यूम एलिमेंट आप जो मान रहे हो उसके जो रोटेशन एक्सिस से दूरी, ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट और ये रोटेशन एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो ये ए दूरी है वो किसके बराबर होगी, थोड़ी देर पहले ही तो अपनों ने कैलकुलेट किया, ए है बराबर होता है किसके, आर साइन थीटा के। परंतु यहाँ पर अब हम आर भी वेरिएबल है अपनी, तो यहाँ पर हम इन जनरल क्या मानेंगे, ए इक्वल टू आर साइन थीटा। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने जो एलिमेंट माना है वो कितनी दूरी पर मौजूद है, वो स्मॉल आर दूरी पर मौजूद है। तो उसी वजह से जो ए है वो अपना किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा अपना आर साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू आप रखिए जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जरा मुझे बताओ सबसे पहले डीएम की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी कैपिटल एम बाई वी डी वी, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर आर साइन थीटा और उसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये अपना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। अब जरा बताइए वी की वैल्यू क्या है, अभी कैलकुलेट किया आप लोगों ने, क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। डीवी की वैल्यू क्या है, डीवी की वैल्यू है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, और साथ में अब पुट करते हैं अपना ये वाली वैल्यू आर साइन थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट है, बाहर लेंगे इसको। देखिए 3 भी ऊपर चला जाएगा ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कॉमन आके आपस में ऐड होगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ये आ जाएगा आर की पावर 4, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, ये डी आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साइन थीटा कितनी बार आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है अपना कितनी बार, साइन थीटा आएगा अपना 2 बार और एक 3 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना साइन क्यूब थीटा, और फिर थर्ड बार क्या आ जाएगा अपना डी फाई। अपने यहाँ 3 बार इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन अपने को करना है, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताइए अपना जो आर है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर आपका करेगा 0 से कैपिटल आर के लिए, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से पाई के लिए, और फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 2 पाई के लिए।
क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर है तो आप पूछ सकते हो। अब जरा सोल्व कीजिएगा, क्या आएगा अपना। यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी 3m/4πr³। यहाँ से फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में 5 आएगा, लिमिट पुट करोगे तो 2π आएगा। 2π कांस्टेंट है तो सीधा सीधा मैं बाहर लिख देता हूँ। लिख देंगे इसको बाहर, ये रख दिया अपनों ने 2π बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा r⁴ है, इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा r⁵ आएगा, आएगा ना। ठीक है, अब जरा इसमें लिमिट पुट करेंगे कि यहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, कोई दिक्कत नहीं। sin³ थीटा का भी थोड़ी देर पहले ही अपनों ने इंटीग्रेशन किया, क्या आई थी इसकी वैल्यू आई थी 4/3। फिर से ऊपर से एक बार देख लीजिएगा आप ताकि डाउट ना रहे। अब इसकी लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ 3m/4πr³, साथ में आएगा 2π, यहाँ आ जाएगा r⁵ इंटू 4/3। अब जो करता है उसको काटते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पाई से पाई कट रहा है, यहाँ से r³ कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, r² बचेगा। ठीक है, ये 4 है, यहाँ से ये 4 कटेगा, ये 3 है, यहाँ से ये 3 कटेगा। ठीक है, बचा क्या, एक तो आपके पास में m बचा, फिर अपना आ रहा है 2, फिर अपना आ रहा है 5 और साथ में आ रहा है r²। तो यहाँ पर अपने पास में फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, I = 2/5 mr²। ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है, ये है अपनी किसी सॉलिड स्फीयर के लिए, किसी सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट दोस्तों हम स्टडी करते हैं हमारा होलो हेमिस्फीयर है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करने का जो मेथड है वो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि होलो हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर हम एक सरफेस एरिया मानते हैं। ठीक है, उस सरफेस एरिया के लिए हम मास क्या है उस मास की वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उस मास एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा, वो बराएगा अपना dm मास, और साथ में उसकी रोटेशन एक्सिस से अपना जो परपेंडिकुलर दूरी क्या है वो दूरी देखते हैं, ये वाली दूरी है वो अपने पास में है a। ठीक है, तो ये अपना आ गया a²। तो दोस्तों dm और a² की वैल्यू पुट करनी है और बाकी हमारे पास में कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जरा मुझे बताइए dm की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस हेमिस्फेयर का एरिया किसके बराबर है, आप कहोगे देखिए पूरा स्फेयर है उसका एरिया आता है 4πr², हेमिस्फेयर है तो उसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 2πr² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे 2πr² एरिया के अंदर जो मास है वो कितना है, m है, तो यूनिट एरिया के अंदर मास कितना होगा, m/2πr²। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इस dA एरिया के अंदर मास कितना है, तो हम कहेंगे m/2πr² और dA, ये किसके बराबर आ गया, अपना dm के बराबर आ गया। अब जरा मुझे बताइए a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू भी अभी अपनों ने कैलकुलेट करना सीखी। क्या आएगी a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी आएगी r sin थीटा। ठीक है ना, और dA की वैल्यू क्या है, dA की वैल्यू भी ऊपर से आप देखिएगा क्या निकाली थी अपनों ने, dA की वैल्यू थी अपनी r² sin थीटा d थीटा एंड d फाई। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, ऊपर जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वहां पर। तो रखिए जरा क्या था अपना di है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा, पहले तो m की वैल्यू पुट कीजिएगा m/2πr²। ठीक है ना, साथ में क्या आ जाएगा dA की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा r² sin थीटा d थीटा एंड d फाई। ठीक है, और साथ में a की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो a की वैल्यू यहाँ a² है तो क्या आ जाएगा r² sin² थीटा। इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे और जो कटता है उसको काटेंगे, तो यहाँ से r² कट रहा है उसको काट देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा बाहर m/2π, और ये वाला r² ये भी बाहर आ जाएगा r², साथ में इंटीग्रेट करने पर अपने पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे sin² थीटा भी आएगा तो sin³ थीटा d थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा d फाई। तो यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए इंटीग्रेशन हमारा होगा 2 बार। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब जरा मुझे ये बताइए कि थीटा और फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। तो देखिए पहले अपन ने जब पूरा स्फेयर ले रहे थे, पूरा जब स्फेयर ले रहे थे तब थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, तब हमारा जो थीटा है वो वेरी कर रहा था 0 से पाई तक। ठीक है ना, परंतु अब हम हेमिस्फीयर ले रहे हैं, हेमिस्फीयर की कंडीशन के अंदर हमारा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, हेमिस्फीयर की कंडीशन में थीटा अपना वेरी करेगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। परंतु अपना जो फाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आप खुद देखिए यहाँ पर ये पूरा सर्कल कब बनेगा, ये पूरा सर्कल बनना है ना, ये फाई पूरा सर्कल कब बनाएगा, जब यहाँ पर एंगल है वो थीटा से 2π के मध्य हो। तो फाई है वो वेरी करेगा अपना, फाई है वो वेरी करेगा 0 से 2π के लिए।
तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा है अपना 0 से π/2 के लिए और अपना जो फाई है वो 0 से 2π के। अब दोस्तों जो अपना साइन क्यूब थीटा है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही हम अपना पुराना मेथड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। और साइन क्यूब थीटा सॉरी साइंस के थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस के थीटा। और हम मानेंगे कोस थीटा है उसको टी मानेंगे, टी मान के उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो साइन थीटा डी थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो डी टी के बराबर आ जाएगा। ऊपर सोल्व किया ना अपनों ने, सेम वैसा ही मेथड लगाएंगे तो अपने पास में टर्म आ गई यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी डी फाई। सिर्फ यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ चेंज होगा, टी की लिमिट है वो नहीं आएगी। क्या आएगी लिमिट, देखिए जब थीटा की वैल्यू अपने जीरो रखते हैं, यहाँ से जब थीटा की वैल्यू जीरो रखते हो तो टी किसके बराबर आएगा, कोस जीरो किसके बराबर होता है, कोस जीरो 1 के बराबर होता है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1। जब थीटा की वैल्यू आप रखोगे π/2 तो आपकी जो टी की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, कोस π/2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ अपने पास में लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 to 0, 1 to 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब बोथ साइड अपने को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2π। ठीक है, यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 2π। अब इसको इंटीग्रेट करोगे टी स्क्वायर माइनस 1 तो आप देखोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, टी की पावर 3/3 माइनस टी। अब इसमें लिमिट पूरी करनी है अपने को 1 to 0 और लास्ट में आ जाएगा अपना d5। फिर से इसको सोल्व आगे करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2π। अब जरा इसमें लिमिट पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये नीचे क्या आएगा -1/3 +1। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद 0 से 2π और यहाँ से d5। इसको सोल्व करोगे इधर वाली टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आएगी ना, 2/3 आएगी। ये आ गया अपना एम आर स्क्वायर अपॉन 2π। साथ में इसकी टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। और यहाँ पे d5 के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2π। ठीक है, ओवरऑल अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। देखिए यहाँ से 2π, ये वाला 2π इससे कैंसिल आउट होगा, ये क्या आ जाएगा अपना 2/3 एम आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि हमारा जो होलो हेमिस्फेयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो इक्वल आ रहा है किसके, जो अपना होलो स्फेयर है उसके। ठीक है, यानी कि चाहे आप किसी स्फेयर के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, अगर वो अपना जो रोटेशन लाइन है या रोटेशन एक्सिस है वो अगर उसके सेंटर से पास हो रही है तो होलो स्फेयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है, 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम होलो हेमिस्फेयर मान रहे हैं, उस होलो हेमिस्फेयर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल ही रहेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी आएगी 2/3 एम आर स्क्वायर, जहाँ स्फेयर का मास कितना है, m है, और होलो हेमिस्फेयर का मास भी m है। इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि किसी भी ठोस अर्धगोले के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इसको सोल्व करने का भी हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम एक वॉल्यूम एलिमेंट मानेंगे, कहीं भी इसमें एक वॉल्यूम एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, उस वॉल्यूम एलिमेंट का मास कितना है, मान लेते हैं उसका मास dm है, और उस वॉल्यूम एलिमेंट को अपने dv से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस dm मास एलिमेंट के लिए जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा dm आर स्क्वायर। और आर क्या है, ये अपनों ने जो मास एलिमेंट माना है उसकी परपेंडिकुलर दूरी है। ठीक है, तो ये अपना मान लेते हैं, ये अपना आर है, ये ए ही मान लेते हैं, dm a स्क्वायर। ठीक है, अब इस मास एलिमेंट के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे होलो अपने सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लेते हैं सेंटर से इसकी जो दूरी है वो अपनी है आर, तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी आर साइन थीटा। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो अपनी आ जाएगी आर साइन थीटा। अब बात करते हैं डीएम की वैल्यू क्या होगी। डीएम की वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जरा बताइए, सॉलिड स्फेयर होता है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, सॉलिड स्फेयर के लिए होता है अपना 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अब यहाँ पर अपना हेमिस्फेयर है तो क्या वॉल्यूम इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा ना, वॉल्यूम अपना हो जाएगा आधा, हो जाएगा ना 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप क्या कहोगे कि इस 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के अंदर मास कितना है, m है, तो इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास कितना होगा, तो आप कहेंगे m/2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसका जो dv वॉल्यूम है इसमें मास कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 2/3 पाई आर क्यूब dv इक्वल्स टू dm। अब इस dv की वैल्यू क्या है, dv की वैल्यू भी अपनों ने कैलकुलेट करनी सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले, बैक करके देखेगा वीडियो क्या था अपना। तो हम देख रहे हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई
एंड डी आर। अब अपनों ने वॉल्यूम एलिमेंट है वो रेंडमली कहीं माना है, तो यहाँ पर क्या है, हम स्मॉल आर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। अब कुछ नहीं करना, सारी की सारी यहाँ वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, अपना m बाई, देखिए वो अपना मास कितना है, m बाई पाई आर क्यूब, और साथ में डी वी, ये रख के इसको इंटीग्रेट करना है। बस इंटीग्रेशन में लिमिट और बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। तो जरा मुझे बताइए, सबकी वैल्यू तो आप पुट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आर अभी भी अपना 0 से आर तक ही जाएगा। थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा अपना जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फाई जाएगा अपना 0 से 2 पाई के लिए। ठीक है, तो अपना डी थीटा, डी फाई एंड डी आर, ये वैल्यू पुट करनी है। और फिर यहाँ बीच में अपना डी एम और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको आप सोल्व करोगे, आप सोल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या आएगी इसकी वैल्यू, ये आएगी अपना 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों रिजल्ट्स को आपको याद रखना है कि हमारा होलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमारा होलो हेमिस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसी प्रकार से अपना सॉलिड स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अभी तक हमने क्या देखा है, हमने तो अभी तक सिर्फ सीखा है कि जो अपना रोटेशन एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से, सॉरी अपना सेंटर से ही पास हो रही है। ठीक है, सिर्फ इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है। पर एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कोई एक एक्सिस है वो यहाँ से अगर पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर कोई एक एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रही हो तो इनके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, अब जैसे स्फीयर है आपका, स्फीयर में हमने कहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, जो सेंटर से पास हो रही है उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। पर तो क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कोई एक्सिस है वो उसके बाहर, ये जो बाहरी जो सरफेस है वहाँ से अगर पास हो रही हो, यानी कि इस I2 जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है ना, तो इन सभी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सोल्व करने के लिए हमें दो थ्योरम हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा, ठीक है, एक अपना होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इन दोनों थ्योरम को सीखने के बाद इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो वो अपने बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है, जैसे आपको कोई भी दो, जैसे हेमिस्फीयर है दे दिया, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, उसके नीचे एक सेम इस तरह का हेमिस्फीयर दे दिया, बिल्कुल आपको डमरू वाली शेप की तरह। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि कोई अगर एक एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रही हो तो उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर एक एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर कोई एक एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर कोई एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रही हो तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता होगी तो बड़े ही आसानी से इन सारी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको कोई दो हेमिस्फीयर है इस तरह से दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसके समानांतर एक दूसरा इस तरह से हेमिस्फीयर रख दिया। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि अगर यहाँ से कोई एक एक्सिस पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर कोई एक एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर कोई एक्सिस यहाँ से पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर कोई एक्सिस यहाँ से पास हो रही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, जैसे कोई एक स्फीयर दे दिया जाएगा, सॉलिड दे दिया जाएगा, होलो दे दिया जाएगा, कैसा भी हो, उसके ऊपर एक दूसरा स्फीयर इस तरह से रखा हो, हेमिस्फीयर रख दिया जैसे। ठीक है, तो दोनों की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कोई भी आपको एक्सिस लाइन दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में हमने बेसिक सीख लिया है कि अपना स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, और अपना अपना जो हेमिस्फीयर है उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में भी सीखेंगे। तो वीडियो में अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।